अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाजिर दिमाग। आज हम अपनी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को न्यू सिलेबस के मुताबिक पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे और बहुत इजी तरीके से सोल्व करेंगे, जिसमें आपको समझ भी आएगी और आप इंजॉय भी करेंगे। तो हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। यानी कि आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है जो भी आपको कोई नंबर गिवन दिया होगा उसकी, कि वो रैशनल है या वो इरेशनल है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। उससे पहले हम देखते हैं कि जो नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स हैं और वो नंबर्स आए कहाँ से हमारे पास। आपकी बुक में कुछ नंबर्स की हिस्ट्री बताई गई है, उसको मैंने इधर एक टेबल की फॉर्म में समराइज किया है। जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी, एंशियंट सिविलाइजेशन या पुरानी कौमें थी, पुरानी तहजीबें थी, उनमें क्या था। जो पुरानी सबसे पुरानी आपकी बुक में बताई गई है वो है सुमेरियन सिविलाइजेशन। जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है वो कितनी पुरानी है, वो 4500 साल बीसी से लेकर 1900 साल बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो पहले का टाइम होता है उसको हम बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4000 साल पहले से लेकर 1900 साल पहले तक की थी। उसमें वो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह की शेप यूज़ करते थे, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह की शेप यूज़ करते थे, 2 शेप्स हो जाती थी। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह की शेप यूज़ करते थे। उसके बाद जो अगली सिविलाइजेशन है वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो 3000 बीसीई से लेकर 2000 बीसीई तक थी, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की बात है ये भी। उसमें भी जो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक सीधी स्टैंडिंग लाइन लगा देते थे और 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सीधी लाइनें लगा देते थे। इसी तरह 3, 4, 5 और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह की शेप यूज़ करते थे। उसके बाद जो अगली सिविलाइजेशन डिस्कस की गई है आपकी बुक में वो है रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन कौन सी है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 500 साल बाद तक की थी। और इसके अंदर ये 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह की शेप यूज़ करते थे और 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह की शेप यूज़ करते थे और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स यूज़ करते थे। ये वाली रिप्रेजेंटेशन आजकल भी बुक्स में काफ़ी जगह यूज़ होती है। उसके बाद जो अगली सिविलाइजेशन है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 500 साल बाद से लेकर 1200 साल बाद तक की थी। वो थी इंडियन सिविलाइजेशन। उसमें 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह की एक स्लीपिंग लाइन लगाई जाती थी, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह की 2 स्लीपिंग लाइंस लगाई जाती थी। उसके बाद जो अगली सिविलाइजेशन है वो है अरेबियन सिविलाइजेशन। अरेबियन सिविलाइजेशन ने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला मेथड अपनाया जो कि आजकल भी हम यूज़ कर रहे हैं। अभी जो नंबर्स हैं इनका एक नंबर सिस्टम बनाया गया। उस नंबर सिस्टम में नंबर्स को कुछ सेट्स के अंदर रखा गया। उन सेट्स के नाम रखे गए और उनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। सबसे पहले आ जाता है नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स का सेट वो सेट है जिसमें नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे ये कंटिन्यूसली चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए n यूज़ करते हैं हम। और बाद में जब ज़ीरो इंट्रोड्यूस हुआ, ज़ीरो को भी हमने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना था किसी न किसी सेट में, तो उसके लिए एक दूसरा सेट रखा गया जिसका नाम था होल नंबर्स का सेट। होल नंबर्स का सेट क्या है कि नेचुरल नंबर्स का सेट जो था उसमें बस एक ज़ीरो को ऐड कर दिया गया। ये देखें कि ये हमारा पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट था, इसमें हमने ये ज़ीरो को क्या किया, ऐड कर दिया। तो वो बन गया होल नंबर्स का सेट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। फिर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। अब इस नेगेटिव नंबर्स को हम कहाँ रखें, तो जो हमारे होल नंबर्स थे उनके अंदर ही हमने नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया, तो वो हमारा बन गया इंटीजर्स नंबर्स का सेट। इंटीजर्स नंबर्स के सेट को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या है कि पॉजिटिव नंबर्स भी सारे होंगे जो होल नंबर्स थे, और जो नेगेटिव सारे नंबर्स हैं वो भी होंगे और इनका यूनियन कहला देगा इंटीजर्स नंबर्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 +-1 +-2 +-3। उसके बाद जब हमारे नंबर इस तरह की फॉर्म में आने लगे, फ्रैक्शंस की फॉर्म में, जैसे कि 2/3, 4/5, 1/6, कुछ भी इस तरह आने लगे जिसको हम उर्दू में बटा भी कहते हैं। तो जब इस तरह फ्रैक्शंस आने लगी तो इसको कहा गया कि इसको हम रखेंगे, एक रियल नंबर्स का सेट बनाया गया। उसका रियल नंबर्स के सेट के अंदर क्या आता है कि नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स वही हैं जो शुरू में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के सेट से। अब रैशनल नंबर्स क्या हैं? A rational number can be expressed as a fraction
वेयर बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स वही सेट है जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये इंटीजर्स का सेट। तो वो कह रहा है कि इसमें क्या होगा, अब a और b हम इस तरह फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसमें a और b बिलोंग करता है z से। z क्या है, z हमारा इंटीजर्स का सेट है जो भी हमने पढ़ा है। इसका मतलब है कि a कोई और b कोई भी नंबर हो सकता है z सेट में से, लेकिन सिर्फ एक केस में इसमें एक्सेप्शन है कि b हमारा जीरो नहीं होगा। b जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये b डिनोमिनेटर है और उसने लिखा है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, कि हमें पता है कि कोई भी नंबर को हम जब भी जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे भी सोल्व करेंगे तो अनडिफाइन आएगा या मैथ एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि a और b दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर्स के सेट से, लेकिन b जीरो नहीं हो सकता। उसके अलावा a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं इंटीजर्स वाले सेट में से, तो वो नंबर कहलाएगा रैशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर क्या है, आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इनटू a ओवर b फॉर्म। यानी हम इसको a ओवर b की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, हम इसको बटे में नहीं लिख सकते। ये नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है। उसके बाद आगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स, यानी मैंने इनको एक करेक्टराइज टेबल के अंदर या करेक्टराइज चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। जो रियल नंबर है उसकी दो फॉर्म है, या तो वो रैशनल नंबर हो सकता है या वो इरेशनल नंबर हो सकता है। अगर तो वो रैशनल नंबर है तो उसको हम a ओवर b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसकी आगे दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब है कि फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी कि उसके डेसिमल पॉइंट के बाद एक फिनिट नंबर्स होंगे, एक महदूद नंबर्स होंगे, उसके बाद वो नंबर एंड हो जाएगा। जैसे कि ये पहली एग्जांपल है, इसमें पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं 1 एंड 2, उसके बाद ये नंबर एंड हो गया, फिनिट यानी खत्म हो गया, बंद हो गया, हद आ गई इसकी। उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद ये नंबर भी एंड हो गया, तो ये भी एक फिनिट नंबर है। उसके बाद एक तीसरी एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल देखें, जैसे इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स के बाद ये भी नंबर एंड हो गया, यानी ये भी इसमें फिनिट नंबर्स हैं, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसको भी हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है रैकरिंग डेसिमल नंबर। रैकरिंग डेसिमल नंबर कौन सा होता है, इन विच वन आर मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, लेकिन नंबर्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। वो कोई एक नंबर भी हो सकता है, जैसे ये पहली एग्जांपल है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये दूसरी एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 5 4 5 4 5, ये दो दो नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो वो कोई एक नंबर भी हो सकता है, दो नंबर्स भी हो सकते हैं, तीन नंबर्स भी हो सकते हैं। वो सारे नंबर्स एक पैटर्न में अपने आप को रिपीट करेंगे तो वो रैकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं, और ये नंबर भी रैशनल नंबर कहलाता है। जो इरेशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर को हम a ओवर b की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ना तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा, और ना ही वो रैकरिंग डेसिमल नंबर होगा, यानी उसमें कोई एक पैटर्न नहीं होगा, कोई भी नंबर अपने आप को एक पैटर्न में रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल देखें, पाई की वैल्यू है 3.1415, इस तरह ये आगे चलता जा रहा है। डॉट्स का मतलब है कि कंटिन्यूसली आगे चलता जा रहा है। इसमें देखें कि 5 5 5 बार बार रिपीट तो हो रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि उसमें एक पैटर्न में रिपीट होगा। तो इसमें क्या है कि ये वाला 5 1 2 3 के बाद आया, फिर अगला 5 1 2 3 के बाद आया, लेकिन उससे अगला 5 1 डिजिट के बाद आ गया, यानी कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है रिपीट में, और ये बेतरतीबी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाएंगे और कभी ये ख़त्म नहीं होंगे। तो इसको कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और ये होता है इरेशनल नंबर्स। तो जैसे कि अब हमने देख लिया रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो ये एक हमें नंबर दिया गया है, अब हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो देखें कि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 5 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है। तो अभी हमने जब अपनी डेफिनेशन में देखा था
कि कोई भी नंबर जो डेसिमल नंबर के बाद रिपीट होगा उसको कहेंगे ये रैकरिंग नंबर होता है। रैकरिंग नंबर कौन सा होगा? रैशनल नंबर होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो ये नंबर है ये डेसिमल पॉइंट के बाद 353535 रिपीट हो रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्या है? 0.66 के ऊपर बार है। इस बार का मतलब है कि जो 6 है ये बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब है कि 0.6666 यानी ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। जिसके ऊपर भी बार होगी, चाहे वो एक डिजिट के ऊपर बार है तो वो एक डिजिट रिपीट होगा, अगर वो दो डिजिट्स के ऊपर बार है तो वो दो डिजिट्स रिपीट होंगे। तो इधर इस क्वेश्चन में एक 6 के ऊपर बार है तो इसका मतलब है 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हमने देखा था रैशनल और इरेशनल नंबर्स के अंदर के जो नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा होता है वो नंबर कौन सा होता है? वो नंबर रैशनल होता है। तो ये नंबर भी होगा रैशनल नंबर। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो उसमें एक हमें नंबर गिवन दिया गया है 2.236067 और डॉट्स हैं। इसका मतलब है कि नंबर आगे चलता जा रहा है। तो एक तो ये है कि ये ना तो टर्मिनेटिंग नंबर है और दूसरा ये है कि इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहे, कोई पैटर्न नहीं है। तो हमने देखा था अपनी डेफिनेशन में कि जब भी एक नंबर नॉट टर्मिनेटिंग होगा और नॉट रिकरिंग होगा तो वो नंबर कौन सा होगा? वो इरेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, उसमें दिया गया है √7। अब √7 को हम जब सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर आएगा 2.6457, यानी ये एक कंटिन्यूसली नंबर चलता जा रहा है और इसमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। तो जब भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा और नंबर कंटिन्यूसली चलता जाएगा तो वो कौन सा नंबर होगा? वो नंबर होगा इरेशनल नंबर। तो ये नंबर भी एक इरेशनल नंबर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में हमें ई दिया गया। ई की वैल्यू अब हम कैलकुलेटर से निकालेंगे। तो ई की वैल्यू है 2.718281। तो ये भी देखें हमारी वैल्यू आगे कंटिन्यूसली चलती जा रही है, ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रैकरिंग है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। अब हम अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। हमें पाई की वैल्यू बतानी है कि पाई हमारा एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इसको भी हम कैलकुलेटर की मदद से देखेंगे। तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.141592, यानी ये भी एक नंबर चलता जा रहा है आगे, ना तो इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद और ना ही एक फिनिट नंबर है। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रैकरिंग नंबर है और ये जो भी नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रैकरिंग नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होता है। तो पाई भी एक हमारा एक इरेशनल नंबर है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 की तरफ आते हैं। इसमें देखेंगे कि दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। जब भी एक रैशनल और इरेशनल नंबर ऐड होंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। ये बात आपने याद रखनी है, ये एक प्रॉपर्टी है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब भी प्लस होंगे तो आंसर हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इसमें 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है और √11 जो है एक इरेशनल नंबर है। ऐसे हम कैलकुलेटर से आप सोल्व करके देख लीजिएगा, ये √11 एक इरेशनल नंबर है। तो आंसर हमारा इरेशनल नंबर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी कि रैशनल नंबर अगर ज़ीरो नहीं है और वो इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तब भी हमारा आंसर इरेशनल आएगा। लेकिन अगर रैशनल नंबर ज़ीरो है और वो किसी इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा रैशनल आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमारा ज़ीरो आता है। तो एक अगर इरेशनल नंबर है और वो भी मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो के साथ तो आंसर हमारा क्या आएगा? ज़ीरो। तो ज़ीरो एक रैशनल नंबर होता है। इसके अलावा अगर इरेशनल नंबर कोई भी हो ज़ीरो के अलावा और वो इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इरेशनल होता है। तो इस केस में हमारे पास एक नंबर रैशनल था, वो प्लस हो रहा था इरेशनल नंबर में, तो आंसर हमारा इरेशनल है। तो आंसर हमारा आएगा इरेशनल नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 की तरफ। इसमें भी दो नंबर्स हैं आपस में प्लस हो रहे हैं, एक √3 है और एक √13 है। ये दोनों नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये दोनों इरेशनल नंबर जब प्लस होंगे तो आंसर भी इरेशनल होगा। तो ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से भी देख सकते हैं। पहले हम चेक करते हैं √3
√3 एक इरेशनल नंबर है, हमें पता चल गया। उसके बाद √13 भी एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी दो इरेशनल नंबर्स ऐड होंगे तो आंसर भी हमारा इरेशनल नंबर होगा, इसलिए इसका आंसर भी इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट में हमें एक फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है 15/4। तो हमें पता है कि जब भी कोई फ्रैक्शन में नंबर लिखा होगा तो वो एक रैशनल नंबर होता है। अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी फ्रैक्शन में a/b की फॉर्म में नंबर लिखा हो और b = 0 ना हो तो वो एक रैशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा कि ये एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 10 में दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो नंबर्स कौन से हैं? एक नंबर है 2 माइनस √2 और दूसरा नंबर है 2 प्लस √2। तो जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब हम देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a² माइनस b² का। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि दो चीज़ें सेम हों और वो आपस में एक दफ़ा प्लस हो रही हों और एक दफ़ा माइनस हो रही हों, तो वो किसके इक्वल होती हैं? a² के माइनस b² के। तो इधर देखें कि ये 2 और 2 सेम है और ये √2 और √2 सेम है। एक दफ़ा ये माइनस हो रहा है, एक दफ़ा प्लस हो रहा है, तो ये दोनों किसके इक्वल होंगे? एक दफ़ा इसके स्क्वायर के और एक दफ़ा इसके स्क्वायर के। तो वो हमने दे लिख दिया। ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 2 √2 के साथ कट गया, यानी जो स्क्वायर है ये √2 के साथ कट गया, तो इसका आंसर आ गया 2 और इसकी 4 में से 2 माइनस हुआ तो आंसर आया 2 और जो 2 है वो एक रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर भी हुआ ये एक रैशनल नंबर है। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। तो ये कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उसमें नंबर दिए गए हैं और उसने कहा है कि आपने इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन क्या है कि एक आपने लाइन लगानी है, लाइन लगा के सेंटर में 0 लिखेंगे और 0 के बाद 0 के राइट साइड पे आप पॉजिटिव नंबर लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 और 0 से लेफ्ट साइड पे आप -1 -2 -3 -4 इस तरह कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। ये नंबर लाइन कंटिन्यूसली चलती जाती है, तो आपने बस इतनी ही शो करनी है। इसको कहते हैं नंबर लाइन। और इसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए हर डिजिट का एक दूसरे के साथ, तो इसको कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जब भी जाएंगे तो नंबर हमारे स्मॉल होते जाएंगे, यानी कि 2 से 1 छोटा है, 1 से 0 छोटा है, 0 से -1 छोटा है। और अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि -2 -1 से छोटा है, क्योंकि ये -2 लेफ्ट में आ रहा है -1 के, तो लेफ्ट में जब भी जाएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे। इसी तरह -3 -2 से छोटा है, इसी तरह -4 -3 से छोटा है। तो जब इधर को आएंगे, राइट की तरफ आएंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे, नंबर लार्ज होते जाएंगे, यानी कि 4 से 3 बड़ा है, 3 से 2 बड़ा है, 2 से -1 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, इसी तरह आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। तो इसको कहते हैं नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे आपने इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, इन नंबर्स को शो करना है कि ये नंबर इस नंबर लाइन पे किस जगह पे आएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। वो कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो पार्ट 1 क्या है? √2। तो √2 की वैल्यू जब हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरह की आएगी 1.41421356, यानी कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना इस तरह बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 तो हमें पता है ये आ गया, उसके बाद आगे 0.4 वो इस जगह पे कहीं होगा, उसके बाद 1 फिर 4 फिर 2, यानी उसके अंदर जा जाके यहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल है वैल्यू कि 1.4 किस जगह पे आएगा। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी यूज़ किया गया है। इसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। वो ट्राइंगल ऐसी सी ट्राइंगल होगी जिसमें जो बेस है उसकी लेंथ भी 1 होगी और जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ भी 1 होगी। तो जो हाइपोटेन्यूज होगा उसकी लेंथ जो है वो खुद ही √2 निकल आएगी।
इसको हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सोल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि जो इसका स्क्वायर है ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा ये बेस के स्क्वायर से और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो हमें पता है बेस हमने जो ली थी वो भी 1 ली थी, जो परपेंडिकुलर लिया था वो भी 1 लिया था। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं तो बेस हमारी 1 आ गई, परपेंडिकुलर भी 1 आ गया, इनका स्क्वायर आ गया, वो किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 प्लस होगा तो आंसर आएगा 2। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। जब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे। जब दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये खाली हाइपोटेन्यूज आ गया और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2। तो यही हमें लेंथ चाहिए थी अंडर रूट 2। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन के ऊपर हम 0 से 1 के ऊपर एक बेस बनाएंगे, इसकी लेंथ भी 1 है। फिर यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसकी लेंथ भी 1 है। जब ये दोनों लेंथ 1 होंगी तो जो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली अंडर रूट 2 आ जाएगी। तो जब ये अंडर रूट 2 लेंथ आ जाएगी तो इसको हम फिर कंपास की मदद से यहाँ पे कंपास रख के उसी को हम यूं सीधा नीचे लेके आते जाएंगे कंपास को। तो जिस जगह पे वो कट करेगा यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 की। तो इस तरह हम अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सोल्व हो गया। इसी तरह हमने अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में कह रहा है कि अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो ये भी उसी तरह ही होगा। अंडर रूट 3 के अगर हम कैलकुलेटर से निकालें वैल्यू तो ये भी उसी तरह बहुत बड़ी वैल्यू आएगी और इसको बहुत मुश्किल है नंबर लाइन पर इस तरह रिप्रेजेंट करना। तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की मदद से, जैसे कि आपकी बुक में बताया गया है। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें हमारी बेस 1 होगी और परपेंडिकुलर भी 1 होगा। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो हमारा अंडर रूट 2 निकलेगा। ये जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था ये भी उसी तरह होगा। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई अंडर रूट 2 की, ये वाली हमारे पास पूरी लेंथ आ गई, ये लेंथ अंडर रूट 2 है। ये हमने उसी तरह सोल्व किया, अंडर रूट 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल विद द बेस ऑफ अंडर रूट 2 एंड परपेंडिकुलर ऑफ द लेंथ ऑफ 1। अब हमने क्या करना है, एक और ट्राइंगल बनानी है जिसमें जो ये वाली बेस है, ये वाली बेस हमारी अंडर रूट 2 की लेंथ होगी और जो ये वाला परपेंडिकुलर है ये हमारा 1 होगा। तो इसकी बाद जो हमारी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बनेगा उसकी लेंथ निकलेगी अंडर रूट 3। अब हम इधर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा इसमें 1 है और बेस हमारी अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 ये स्क्वायर अंडर रूट 2 के साथ कट गया और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो ये 2 आ गया और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। वैसे ही 2 + 1 3 हो गया। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, हमें खाली हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। अब हमने ये क्यों किया कि जो अंडर रूट 2 की हमने यहाँ पे बेस ली थी, तो इस बेस को हम अपने स्केल से मेजर करके अंडर रूट 2 की वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू बहुत मुश्किल आती है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो उसके लिए पहले हमने एक ट्रायंगल बनाई जिसकी बेस 1 होगी और परपेंडिकुलर 1 होगा, तो उसकी वजह से जो हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो अंडर रूट 2 निकलेगा। जब ये 2 अंडर रूट निकल आया तो फिर इस अंडर रूट 2 के ऊपर हमने एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसकी बेस 2 अंडर रूट 2 होगी, फिर उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनेगा 1 का और जो उसका हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो अंडर रूट 3 निकलेगा। तो अब इसको अगर हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो ये देखें, ये एक हमने ट्रायंगल बनाई है जिसकी पहली ट्रायंगल थी जिसकी बेस 1 थी और परपेंडिकुलर 1 था, तो जो उसका हाइपोटेन्यूज निकला था वो अंडर रूट 2 निकला था। तो ये अंडर रूट 2 की जो लेंथ थी, इसी लेंथ के बराबर हमने एक ट्रायंगल बनाई जिसकी लेंथ अंडर रूट 2 ये हमने बेस ले ली थी और फिर परपेंडिकुलर दोबारा हमने 1 लिया। तो जो हमारे पास फिर हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो हाइपोटेन्यूज हमारा अंडर रूट 3 होगा। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में मिला दें तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी हमारे पास।
और ये वाली शेप को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो ये नंबर लाइन आ गई हमारी, ये 0 है, 1 2 3 इधर पॉजिटिव जाएंगे, राइट साइड पे पॉजिटिव जाते हैं और 0 से लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव वैल्यूज जाती हैं। तो 0 से 1 की तरफ हमने ये एक पहली बेस बनाई, जो हमने ये वाली ट्राइंगल है वो हम ये वाली ट्राइंगल बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये बेस आ गई 1 की और ये भी बेस आ गई 1 की। तो जब हमने इसको मिलाया तो ये जो लेंथ है ये √2 बनती है। अब ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो ट्राइंगल है वो हमारी ये वाली ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की बेस हमारी √2 है और जो इसका परपेंडिकुलर है वो हमारा 1 ही है। वो वही लेंथ है जो ये वाली लेंथ थी और वही लेंथ है जो ये वाली लेंथ थी। ये लेंथ सेम रखेंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो जब ये वाला हमारा हाइपोटेन्यूज निकलेगा, इसकी लेंथ कितनी निकलेगी? इसकी लेंथ निकलेगी √3, जो कि अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली है। अब इधर भी हम वही करेंगे कि अपनी कंपास को इतना और इतना ओपन करेंगे और कंपास को ओपन करके ये वाली जितनी लेंथ है इसको यहाँ पे नीचे लेके आते जाएंगे। तो ये √3 की वैल्यू हमारी निकल आएगी और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारा यहाँ पे √3 आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी सोल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 की तरफ आते हैं। ये कुछ आसान है, वो पहले 2 पार्ट थोड़े मुश्किल थे, डिफ़िकल्ट थे। उनको हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की मदद से सोल्व किया था, लेकिन इसको हम नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सोल्व करेंगे। अब ये देखें, हमें क्वेश्चन में दिया गया है 4 और 1/3। ये हमें एक नंबर दिया गया, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो फ्रैक्शन में नंबर लिखा होता है इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, या जो भी फ्रैक्शन लिखी होती है उसका क्या मतलब होता है। फर्ज कर लें कोई चीज़ लिखी हुई है 2/4, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फर्ज करें एक पिज़्ज़ा है, हमारे पास एक गोल पिज़्ज़ा है, तो उसका 2/4 हमने लेना है। तो 2/4 का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो भी चीज़ है, जो नीचे वाली चीज़ है, उसको आपने उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 2 का मतलब है कि इतने हिस्से हमने उसका लेने हैं। ये हमने 2 हिस्से ले लिए, तो 2/4 का मतलब है कि कोई भी चीज़ है उसके 4 पार्ट किए गए, उसमें से 2 पार्ट हमने ले लिए। इसी तरह अगर कोई एक लाइन है, उसकी कुछ लेंथ है, ये कुछ लेंथ है, उस लेंथ के अंदर भी अगर हमारे पास 2/4 है तो इसका मतलब है कि इस लेंथ को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और 2/4 का मतलब है कि इसके 2 हिस्से हमने लेने हैं, ये और ये 2 हिस्से हमने ले लिए। ये इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। होप आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है 4 × 1/3। तो 4 मान हमने पूरा अपना कंप्लीट वैसे ही लेना है। ये आ जाएगा 0 1 2 3 4। यहाँ पे हम खड़े हो गए 4 पे, और उसके बाद आगे 1/3 है, मतलब कि जो उसके आगे वाली लाइन है उसके हमने 3 पार्ट करने हैं इक्वली। तो वो हमने ये 1 2 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए, और उसमें से हमने कितना पार्ट लेना है? उसमें से हमने एक पार्ट लेना है, पहला पार्ट लेना है। तो वो ये पहला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है 4 1/3 वो हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, इस जगह पे। इस तरह हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ आते हैं। ये भी उसी तरह का है जैसे हमने पहले सोल्व किया है। इसमें क्या है कि -2 है, उसके साथ 1/7 है। अब -2 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि -2 + 1/7। तो ये उसी तरह ही हो जाएगा कि -2 है तो पहले आपने 2 तक तो कंप्लीट जाना है, उसके बाद जो ये वाली वैल्यू है इसको हम आगे उसी तरह डिवाइड करके लिखेंगे। तो माइनस है तो माइनस हमें पता है कि 0 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस होता है, तो 0 से हम आएंगे तो ये -1 आ गया, ये -2 आ गया। तो ये -2 पे आके हम खड़े हो गए, -2 पे तो कंप्लीट आ गए। उसके बाद जो अगले वाला डिस्टेंस है हमारा वो कितना है? वो 1/7 है। इसका मतलब है कि जो अगला हमारा -2 से -3 के दरमियान डिस्टेंस है उनको हमने इक्वली 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ये इक्वल 7 पार्ट आ गए। तो इसमें से हमने कितना लेना है? इसमें ऊपर 1 है तो हमने फर्स्ट पार्ट लेना है। तो ये 2 था, 2 से आगे -1 का फर्स्ट पार्ट आ गया। तो ये वाली वो जगह आ गई जिस जगह पे ये हमारा नंबर रिप्रेजेंट होगा इस नंबर लाइन के ऊपर, जिस जगह पे हमारे नंबर आएगा नंबर लाइन के ऊपर। आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने -1 के साथ 2 + 1/7 लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है कि 2 के बाद 1/7 को हम प्लस करेंगे, उसके साथ आगे जाएंगे उसी तरफ। तो ये हमारा इस तरह आंसर यहाँ पे आ जाएगा।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, ये भी उसी तरह ही है। फ्रैक्शन में एक नंबर लिखा हुआ है 5/8। तो इसमें देखें कि इसके इस तरफ कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई, इसके इस तरफ कोई भी चीज़ लिखी होती तो इसका मतलब था कि पहले हमने वहां तक जाना है, उसके बाद हमने जो अगले वाला हिस्सा है उसको इतने हिस्से में डिवाइड करना है। तो कुछ भी नहीं लिखा तो इसे हम डायरेक्ट 0 के बाद ही आगे ऐसे सोल्व करेंगे। तो 8 है तो इसका मतलब है कि 0 से 1 के दरमियान में हमने जो लेंथ है हमारी उसको 8 पार्ट इक्वली 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने इक्वली 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने कितने पार्ट लेने हैं उसमें से, हमने उसमें से 5 पार्ट लेने हैं। तो 1 2 3 4 ये 5। तो जो हमारा नंबर है वो इस जगह पे रिप्रेजेंट होगा 5/8। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस जगह पे। अगर इस तरह लिखा होता कि 1 इंटू 5/8, तो ये कैसे हमने लिखना था, पहले हमने 1 तक आना था, उसके बाद जो अगला वाला पार्ट है उसको हमने 8 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना था, उसमें से हमने 5 लेना था। तो इसमें 1 भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली 5/8 है, तो हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। और अगर इसके साथ नेगेटिव लिखा होता तो फिर हमने इस तरफ को नेगेटिव की तरफ चल पड़ना था। अब हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें कह रहा है कि 3/4 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। हम उसी तरह करेंगे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है साइड पे, तो पहले हमने 2 तक आराम से जाना है। उसके बाद जो 2 से आगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो हम राइट की तरफ ही जाएंगे, इस तरफ राइट की तरफ जाएंगे। तो 2 को हम वैसे ही लिखेंगे, और 2 के बाद जो अगला 2 से 3 के दरमियान वाला डिस्टेंस है उसको हमने इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसमें से हमने 3 पार्ट्स लेने हैं। तो देखें हम 2 तक तो ऐसे आ जाएंगे, 0 है, 0 से 1 आया, 1 से 2 आया, यहाँ तक तो हम आ गए। यहाँ पर आके हम खड़े हो गए, और वहां से अब हमने जो अगले 2 से 3 तक का डिस्टेंस है उसको हमने इक्वली 4 पार्ट्स में, क्योंकि नीचे 4 है तो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ऊपर 3 है तो इसका मतलब है हमने 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स लेने हैं। तो 3 पार्ट्स कैसे लेंगे, 1 2 3। तो इस जगह पे ये हमारा नंबर रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन के। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि कोई भी नंबर आपको जो गिवन दिया जाएगा आपने उसको p/q की फॉर्म में लिखना है, और वो एक रैशनल नंबर है इसलिए आप उसको हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमने एक्सरसाइज के शुरू में सीख लिया था, देखा था कि कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वही बात उसने यहाँ पे की है कि जो q है वो 0 के इक्वल ना हो। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है जो दिया है पार्ट 1 कि 0.44 के ऊपर बार है। तो बार का मतलब होता है कि जो 4 है ये रिपीट हो रहा है बार, अब ये रिपीट होगा नंबर, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमने किया लेट x इज इक्वल टू 0.4, जो हमें नंबर गिवन दिया था उसको हमने x के इक्वल लेट कर लिया, फर्ज कर लिया कि ये x के इक्वल है। अब इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से लिखेंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 0.44444, क्योंकि 4 के ऊपर बार थी, इसका मतलब है कि 4 रिपीट हो रहा है और ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो वो एक डिजिट रिपीट हो रहा है, अगर 2 डिजिट्स पे बार है तो वो 2 डिजिट्स रिपीट होंगे। इसी तरह अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो वो 3 डिजिट्स रिपीट होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक डिजिट के ऊपर बार है 4 के ऊपर, तो इसलिए 4 आगे रिपीट होता जा रहा है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ। अब हमने 10 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर 0.4 के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 2 यानी 2 डिजिट्स हैं, इन 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह अगर 0.367 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर एक डिजिट के ऊपर बार होगी तो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 डिजिट्स के ऊपर बार होगी तो 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 डिजिट्स के ऊपर बार होगी तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक डिजिट के ऊपर बार है, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, इस इक्वेशन के इधर भी 10 आ जाएगा और इधर भी जब मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय ये जो ये वाला वैल्यू थी, ये वाली पूरी वैल्यू इधर लिख दी। तो जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला डेसिमल पॉइंट जंप उठा के एक आगे आ जाएगा। अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई होता तो 2 जंप्स मारता, अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई होता तो डेसिमल पॉइंट 3 जंप्स मार के आगे आता। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक जंप मार के आगे आएगा, तो ये आ जाएगा 10x वैसे ही आ गया और इधर आ जाएगा 4.444 आगे वैसे ही चलता जाएगा। ये डेसिमल पॉइंट इस जगह पे था, 10 के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से ये एक 4 से आगे आ गया। अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता 44.4 और अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते तो आ जाता 444.4 इस तरह आ जाता। तो अब हमारा ये आ गया10x इज इक्वल टू 10, वैसे ही x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ गया 10x इज इक्वल टू 4.44। ये इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी अब हम अपनी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसको हम इस तरह लिख लेंगे, ये इक्वेशन 2 थी हमारी, ये इक्वेशन 1 थी हमारी। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10x में से एक x माइनस होगा। इसको हम ऐसे करते हैं कि इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें हैं वो लेफ्ट साइड पे माइनस होंगी, इक्वल के राइट साइड पे जो चीज़ें हैं वो राइट पे माइनस होंगी। तो लेफ्ट पे क्या है 10x है और इधर है x है, तो 10x में से एक x माइनस हुआ तो 9x आ गया। इधर 4.000 है, इसमें से 0.444 माइनस हुआ तो ये सब जो इसमें से माइनस हो गया तो ये 4 इधर नीचे आ गया, हमारे पास नीचे बच गया। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ। तो जैसे 4 के साथ डिवाइड होगा तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/9। तो ये हमें जो नंबर उसने गिवन दिया था, उसने कहा था आपने इसको एक्सप्रेस करना है p ओवर q की फॉर्म में। तो ये p ओवर q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ये p और ये q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, यानी कि फ्रैक्शन में आपने एक्सप्रेस करना तो ये फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो गया। विच शोज द डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, यानी हमने डेसिमल नंबर को p ओवर q की फॉर्म यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में शो कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ आते हैं, वो भी वही कह रहा है। उसमें उसने क्या दिया हमें 0.37। अब ये देखें इसमें 2 नंबर्स के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है कि ये 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो इसे हम वैसे ही करेंगे सॉल्यूशन में आके, लेट x इज इक्वल टू 0.37 के ऊपर बार डाल के वैसे ही लिख दिया। अब इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से लिखेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0. अब ये 37 पे बार थी तो 37 रिपीट होगा, 37 37 37 और ये इन्फिनिटी तक रिपीट होता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन 1 होगी हमारी। अब ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर एक डिजिट पे बार होगी तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार होगी तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अगर 3 डिजिट्स पे बार होगी तो 1000 के साथ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 2 डिजिट्स पे बार है तो इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने किया मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय 100। तो इस 100 को हमने इक्वेशन 1 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये 100x आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया 100 और ये इस तरह आ गया। अब जब ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में 10 मल्टीप्लाई हुआ था तो डेसिमल पॉइंट ने एक जंप मारी थी। अब ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो तो डेसिमल पॉइंट 2 जंप्स मारेगा, ये एक जंप और ये दूसरी जंप, तो इस जगह पे आ जाएगा। तो इस जगह पे आके हमारा आंसर बनेगा 37.373737 ऐसे ही आगे चलता जाएगा। 100x इज इक्वल टू 37.3737। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2 है हमारी। वैसे ही करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हमने वैसे ही लिख दी, इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 1 है हमारी। 100x में से x को माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा। ये 37.373737 में से 0.373737 माइनस होगा, ये सारा इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये 37 वैसे आ जाएगा नीचे। उसके बाद ये 99 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 37/99। तो ये हमने डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया फ्रैक्शन में या लिख दिया p ओवर q की फॉर्म में। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि उसने हमें नंबर गिवन दिया है 0.21 और 21 के ऊपर बार है। अब इसमें भी 2 डिजिट्स हैं
तो इसको हम सोल्यूशन में वैसे ही लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.21 और उसके ऊपर बार है, तो 21 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है हमारा, ये नंबर हमारा रिपीट होगा। तो 0.212121 वैसे ही रिपीट हो रहा है, इसको हमने वैसे ही कह दिया इक्वेशन 1 है, जैसे इक्वेशन 1 जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पर 100 के साथ, क्यों कि 2 डिजिट्स पे बार है तो 100 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आ गया x के साथ 100 आ गया और इसके साथ भी 100 आ गया, साथ 0.2121 वैसे ही आ गया। अब 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर डेसिमल पॉइंट जो है ये 2 बार जंप मारेगा, ये एक जंप और ये दूसरी जंप, तो दूसरी जंप के बाद ये आ जाएगा 21.2 के बाद आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 21.21 वैसे ही आ गया, इसको भी हमने इक्वेशन 2 वैसे ही कह दिया। वैसे ही करेंगे हम कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस होगी, इक्वल के लेफ्ट वाला लेफ्ट में से माइनस होगा, इक्वल के राइट वाला राइट में से माइनस होगा, तो 100x में से x माइनस हुआ तो 99x आ गया। ये 21.2121 में से 0.2121 ये पूरा का पूरा जब इसमें से माइनस हो गया तो बाकी ये 21 वैसे ही नीचे आ गया। अब इधर 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड होगा। जब भी कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है इक्वल के, तो दूसरी तरफ जाके वो चीज़ डिवाइड हो जाती है, बस आपने इतना याद रखना है। तो x वहीं पे रहा, ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 21/99। ये हमने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में या p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे उसने हमें कहा था क्वेश्चन में करने के लिए। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब आपको एक उसने इक्वेशन दे दी है, इसमें वो कह रहा है कि आप बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। वो प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है और पूछ रहा है कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है। तो इसके लिए हमें पहले प्रॉपर्टीज का थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और उनकी पहचान क्या है। तो उसके लिए पहले हम अपनी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो 5 प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये सारी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस भी हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस भी हैं। अब मैंने एक टेबल की फॉर्म में ये सारी समराइज कर दी हैं ताकि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा आसानी हो पढ़ने में, समझने में, और एक ही जगह पे आपको सब चीज़ें मिल जाएं। अब हमारी आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, हम ये देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, द सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर। ये मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाए, इसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। वो कह रहा है कि 2 रियल नंबर्स का सम भी एक रियल नंबर ही होगा, यानी कि a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं, तो a प्लस b का जो सम होगा वो भी रियल नंबर ही होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि 2 और 3 दोनों रियल नंबर से है, दोनों को प्लस करेंगे तो 5 भी एक रियल नंबर है। अगर मल्टीप्लिकेशन देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर, यानी 2 रियल नंबर्स का प्रोडक्ट भी रियल नंबर ही होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, वो भी रियल नंबर ही है। तो 2 रियल नंबर्स हों, मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर जो आएगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। अब आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट चेंज द सम। जो सम हो रही है कोई भी इक्वेशन, उसमें अगर आप उसके सम होने का ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसके सम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि आप a प्लस बी में a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें, आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि 3 प्लस 4 है और 4 प्लस 3 है, तो दोनों का आंसर 7 ही है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। इसमें भी वही है कि 2 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों 12 ही हैं। अब आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन में क्या होगा, ग्रुपिंग डज नॉट अफेक्ट द सम, यानी कि अगर कोई 3 नंबर्स हैं उसमें आपके ग्रुप चेंज भी कर दें और लेकिन जो सम होगा वो आपका सेम ही रहेगा, उस सम में आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दी गई है, 2 बाहर है प्लस 3 प्लस 5 अंदर है,
एक ब्रैकेट के, उसके बाद दूसरी तरफ क्या है कि 2+3 है और बाद में बाहर +5 है। इसमें क्या हो रहा है कि 3 और 5 पहले प्लस होगा, वो 8 आ गया, और उस 8 में 2 बाद में प्लस होगा तो वो 10 हो गया। इधर 3 और 2 पहले प्लस हो रहे हैं तो वो 5 हो गया, 5 बाहर था वो प्लस हुआ तो 10, यानी कि दोनों तरीके से आंसर 10 ही आ रहा है, तो ग्रुपिंग डज नॉट अफेक्ट द सम। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, उसमें भी यही है कि ग्रुपिंग डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट, कि कोई भी 3 चीजें हैं तो उसमें आप किसी भी ऑर्डर से उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब इसमें ए बाहर है, बी प्लस सी अंदर ब्रैकेट के है, वो इज इक्वल टू दूसरी तरफ अगर हम इस तरह ग्रुप कर देते हैं कि बी का ए के साथ ग्रुप बना देते हैं और सी को बाहर कर देते हैं, क्या कोई सम में फर्क नहीं आएगा, कोई इक्वेशन में फर्क नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 बाहर है, 3+5 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर ब्रैकेट में, और दूसरी तरफ 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 बाहर है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 15, और बाहर 2 था तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 15 के साथ तो आंसर आ गया 30। दूसरी तरफ 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 आ गया, और 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 30, यानी दोनों तरीके से आंसर 30 आ रहा है, तो ग्रुपिंग डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट। अब आगे आ जाता है आइडेंटिटी। अब एडिशंस के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है, द एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, यानी कि जीरो क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि जीरो किसी भी नंबर में ऐड होगा तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। a+0 इज इक्वल टू ए होगा, 5+0 इज इक्वल टू 5 होगा, किसी भी नंबर में जीरो ऐड होगा तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, यानी कि 1 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान चेंज नहीं होगी। कुछ भी चीज ऐसी सम करें जिसकी वजह से उसकी पहचान चेंज ना हो तो वो क्या होगा, वो जीरो है। कि 5 था तो वो 5 ही रहेगा, ए है तो वो ए ही रहेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, यानी 1 है तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ए ही रहेगा, वो बी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसकी आइडेंटिटी ए ही रहेगी। उसके बाद आगे आ जाता है इनवर्स। तो एडिशन के लिहाज से इनवर्स क्या होगा, यानी कि इनवर्स क्या है कि कोई भी चीज प्लस में है तो उसका इनवर्स माइनस में होगा, तो वो दोनों आपस में प्लस माइनस करेंगे उसे तो आंसर 0 आना चाहिए। अब 2 है तो 2 का इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। इनको जब प्लस माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स क्या होगा, उसको हम रेसिप्रोकल में ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। दी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो 1/a होगा, यानी कोई भी चीज अगर नॉर्मल लिखी हुई है तो उसका इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव फ्रैक्शन में नीचे चला जाएगा। ए है तो 1/a हो जाएगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 5 है तो 1/5 हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर है, कोई भी चीज है, उसका इनवर्स अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव लेना है तो वो 1 उसके नीचे चला जाएगा फ्रैक्शन में, तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की 4 टाइप्स हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें जो हमने पढ़ा था एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज यूज होंगी, तो इसको हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अभी आपने याद रखना है कि क्या हो रहा है कि लेफ्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कौन सी, मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है ओवर किसके ऊपर, एडिशन पे, कि एक चीज ऐड हो रही थी उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और लेफ्ट है तो इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे कि ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन वैसे ही आएगा, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा ए बी प्लस ए सी। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि इसमें भी वही है कि एडिशन के ऊपर ओवर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सी, लेकिन इसमें राइट है तो वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा ए सी प्लस बी सी। इसी तरह यही प्रॉपर्टी थी लेकिन ये इसमें एडिशन थी, आगे इसमें आ जाता है सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस में आ जाता है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसमें वही होगा कि लेफ्ट है तो ए लेफ्ट पे होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है वो लेफ्ट की तरफ से होगी और अंदर माइनस होगा,
तो वैसे होगा ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी माइनस ए सी। उसी तरह ही राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आ गई, यानी सी राइट की तरफ है तो राइट की तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन वैसे आएगा और बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। अब ये उसने हमें एक इक्वेशन दे दिया, उसने बताया कि इसमें एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, वो आपने बताना है कौन सी है। तो देखेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्लस हो रहा है, इधर a प्लस 4 है और b बाहिर है, दूसरी तरफ a बाहिर है और b प्लस 4 है। इसका मतलब है कि ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग चेंज हुई है लेकिन एडिशन है। तो ये हमने पढ़ा था कि क्या है कि ग्रुपिंग डज नॉट अफेक्ट दिस सम। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन था कि ग्रुपिंग डज नॉट अफेक्ट द सम। तो इसमें ग्रुपिंग चेंज हुई है, उसमें अफेक्ट नहीं आता सम में कोई भी। तो इसका आंसर होगा दिस इक्वेशन यूजेस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। सोल्यूशन में आते हैं कि √2 और √3 प्लस हो रहे हैं, इक्वल के राइट साइड पे √3 प्लस √2 प्लस हो रहे हैं। तो ये हम देख रहे थे कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट चेंज द सम, यानी इसमें हमने ऑर्डर चेंज किया, उसकी पोजीशन चेंज की है, पोजीशन चेंज करने से हमारे सम में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो इसका आंसर लिखेंगे दिस इक्वेशन यूजेस द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 देखते हैं, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, तो इसको अगर हम अपने प्रॉपर्टी वाले टेबल में देखें कि कोई भी चीज़ अपने माइनस के साथ प्लस होगी तो आंसर 0 आ रहा है, तो उसको कहते हैं इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा, इनवर्स है और किसके लिहाज से है, एडिशन के लिहाज से है। तो क्या होगा हमारे क्वेश्चन में कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, के एक x है और वो अपने माइनस के साथ प्लस हो रहा है तो आंसर आ गया 0, यानी a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इसका नाम क्या होगा, आंसर लिखेंगे दिस इक्वेशन यूजेस द एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी कि इनवर्स प्रॉपर्टी थी किसकी, एडिटिव की, यानी एडिशन की। तो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट देखते हैं। ये एक इक्वेशन दी गई है, इसमें भी आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एडिशन भी हो रही है, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये थी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो होगा कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और बीच में क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेफ्ट की तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, मल्टीप्लिकेशन है किस पे, ओवर एडिशन पे, क्योंकि अंदर एडिशन था। तो इसका नाम होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 में क्या है, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यानी कि 0 किसी भी चीज़ में ऐड होगा तो वो वही चीज़ रहेगी, यानी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। और ये प्लस हो रहा है तो अगर हम इसको अपने टेबल के लिहाज से देखें कि a प्लस 0 इज इक्वल टू a है, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है किसकी, एडिशन की। इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 16 प्लस 0 है तो वो 16 ही है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी, एडिशन की। तो दिस इक्वेशन यूजेस द एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 में क्या कह रहा है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। तो इसके अंदर भी वही बात है कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो वही आ जाएगा कि द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, उसकी पहचान चेंज नहीं होती। तो इसमें हम लिखेंगे दिस इक्वेशन यूजेस द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 7 को देखते हैं। इसमें क्या है कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, और दूसरी तरफ क्या है कि 4 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इनका ग्रुप बना हुआ है, ये पूरा ग्रुप किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के साथ। तो इसका मतलब है कि इधर अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है, लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं।
तो ये हमने अपने पढ़ा था टेबल में। अब हम अपने टेबल से जाके देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कौन सी वाली है। तो ये हमारे टेबल में हमने देखा कि ग्रुपिंग डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट, यानी कि ए अगर बी सी के ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई हो या ए बी का जो ग्रुप है वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसके लिहाज से? मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से। तो वही इधर क्वेश्चन में है कि इधर 5 और 8 का जो ग्रुप है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ 4 और 5 का ग्रुप 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोनों तरफ से ग्रुपिंग कोई इफेक्ट नहीं करेगी प्रोडक्ट के ऊपर, तो इसकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी? द इक्वेशन यूजेस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी हमने अपने टेबल में देखा था कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी आप ऑर्डर चेंज कर दें, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर सेम रहेगा, आपका प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? द इक्वेशन यूजेस द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले कुछ और हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नंबर्स की जो आपकी बुक्स में गिवन दी गई हैं। पहले हम इनको देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ। इसको इजी समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि जब भी आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखते हैं तो आप कहते हैं कि हमारा रिफ्लेक्स नज़र आ रहा है शीशे में, यानी कि वो अपने आप को ही आप नज़र आ रहे होते हैं, वो आप ही होते हैं जो शीशे में अपने आप को देख रहे होते हैं। तो वो आप ही का रिफ्लेक्स होता है शीशे में। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एक नंबर अपने ही इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्सिव है। यानी ए के ही इक्वल होगा, 7 के ही इक्वल होगा, एक्स के ही इक्वल होगा, जेड के ही इक्वल होगा। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि फ्लिप द इक्वेशन, यानी कि अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी के इक्वल है तो हम कहते हैं बी ए के इक्वल नहीं है। यानी इफ वन नंबर इक्वल्स अनदर देन यू कैन फ्लिप द इक्वेशन, यानी इफ ए इज इक्वल टू बी है देन बी इज इक्वल टू ए है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ए इज इक्वल टू बी है तो आप इसको बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, आप इक्वेशन को फ्लिप कर सकते हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? कनेक्ट इक्वल क्वांटिटीज इफ द फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड एंड द सेकंड इक्वल्स टू थर्ड देन द फर्स्ट इक्वल टू थर्ड। इसका मतलब है कि आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ इक्वल कर सकते हैं। अब कोई तीन चीजें हैं, अब ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो आप ये कह सकते हैं कि ए सी के भी इक्वल हो सकता है। इससे हम एग्जांपल में देखेंगे कि x 5 के इक्वल है और 5 y के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि x y के भी इक्वल है। इसको कहते हैं कनेक्ट इक्वल क्वांटिटीज, यानी कि आपने एक चेन बना देनी है एक को दूसरे के साथ इक्वल करने के लिए। अब आगे आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? वी कैन ऐड द सेम नंबर्स टू द बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन एंड इट स्टेज इक्वल, यानी कि अब कोई भी एक नंबर है वो आप इक्वेशंस के दोनों तरफ अब ऐड करेंगे तो उस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि a इज इक्वल टू बी था तो आपने एक c जो था उसको दोनों तरफ ऐड कर दिया, a c के अंदर भी ऐड हो गया और बी के अंदर भी सी ऐड हो गया, तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, वो इक्वेशन फिर भी इक्वेशन ही रहेगी, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट के ही रहेगी। ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? वी कैन मल्टीप्लाई द सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन एंड इट स्टेज इक्वल। इसमें क्या है कि आपने कोई भी नंबर है वो इक्वेशन के दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, वो इक्वेशन इक्वेशन ही रहेगी और वैसे ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू बी है देन ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि सी ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर भी दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आ रहे हैं, या कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ और इक्वेशन हमारी अनबैलेंस नहीं हुई। कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या होगा? इफ एडिंग द सेम नंबर टू बोथ साइड कीप्स देम इक्वल देन यू कैन रिमूव दैट नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स टू। अब जैसे कि हमने एडिटिव पढ़ा था कि अगर कोई एक सेम नंबर है वो इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करेंगे तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वेशन वैसी ही रहेगी। उसी तरह है कि अगर हम कोई एक नंबर दोनों तरफ इक्वेशन में से कैंसिल आउट करके बाहर निकाल लें तब भी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक इधर एग्जांपल है कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है,
तो a इज इक्वल टू बी के आ जाएगा। इधर से भी c निकल गया, इधर से भी c निकल गया, इसको हमने काट दिया दोनों तरफ से, तो ये a इज इक्वल टू बी के आ जाएगा। वैसे ही रहेगा जैसे इक्वेशन थी, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी हमने इनको कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से। फिर आ जाता है कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इफ बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर यू कैन डिवाइड बोथ साइड बाय दैट नंबर। जैसे कि हमने इधर पढ़ा था कि कोई भी एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को आप दोनों तरफ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो उसी तरह ये कैंसलेशन वाली प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक इक्वेशन है, उसको आप किसी भी एक नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो उस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इक्वेशन में मैंने दोनों तरफ c से डिवाइड कर दिया, ये c इधर से भी कट गया, ये c इधर से भी कट गया, तो a इज इक्वल टू बी के आ गया। तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आया। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? दीज प्रॉपर्टीज टेल अस हाउ नंबर्स बिहेव व्हेन वी कंपेयर देम यूजिंग द फॉलोइंग साइन। नंबर्स आपस में कैसे बिहेव करते हैं जब हम ये फॉलोइंग साइन यूज करते हैं। कौन से साइन हैं? ये साइन है ग्रेटर देन का, ये साइन है लेस देन का, और ये साइन है इक्वल का। यानी कि कोई दो नंबर्स हैं, या तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, या कोई एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या दूसरा नंबर एक से बड़ा होगा। फर्स्ट के लिए कोई दो नंबर हैं, ए है और बी है, तो या तो ए और बी इक्वल होंगे, या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से। इनके अलावा कोई केस नहीं हो सकता। तो इसलिए इनको कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर्स का मतलब है कि कौन सा किससे बड़ा है, उसकी तरतीब को ऑर्डर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ जाती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इसको कहते हैं मैथमेटिकल नोटेशन। यानी कि ए और बी अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो इनमें से कोई एक ही केस हो सकता है ट्रू, या तो ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। इसके अलावा कोई चौथा केस बन नहीं सकता। इजी मीनिंग क्या है? फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी ओनली वन ऑफ दिस इज ट्रू। इनमें से कोई एक ही चीज ट्रू हो सकती है, या तो ए बी के इक्वल हो सकता है, या ए बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी से छोटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 है और 5 है तो ये क्या है कि 7 5 से बड़ा है, तो ये एक चीज ट्रू होगी। इसमें एक ही चीज ट्रू हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि 5 7 से बड़ा हो जाए। दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ए बी से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ए सी से भी बड़ा है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अगर 3 बहन भाई हैं तो आपसे कोई बड़ा है और उस भाई से भी कोई बड़ा है, तो वो जो सबसे बड़ा वो आपसे भी तो बड़ा होगा। इसी को हमने सिंपल लफ्जों में इस तरह लिखा है कि इफ यू कंपेयर 3 नंबर्स एंड 2 कंपैरिजंस आर ट्रू देन द थर्ड वन बिकम ट्रू ऑटोमेटिकली। यानी कि अगर 2 कंपैरिजन ट्रू हो गए हैं तो तीसरा खुद ही ऑटोमेटिकली कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा। 8 5 से बड़ा है एंड 5 2 से बड़ा है। हमें पता है कि 8 5 से बड़ा है और 5 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 8 2 से भी ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आगे आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी इज इक्वल टू बड़ा होगा बी सी से, यानी कि अगर ए बी से बड़ा है तो आप कोई भी सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, या उस कंपैरिजन में कोई फर्क नहीं आएगा, या उसकी ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आएगा। व्हेन यू ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड द कंपैरिजन डज नॉट चेंज। फॉर एग्जांपल 4 छोटा है 6 से, ऐड 3 ऑन बोथ साइड। अगर हम 3 को दोनों तरफ ऐड कर दें तो क्या होगा कि 4 + 3 हो जाएगा 7 और 6 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो फिर भी ये वैसे ही, ये वाला साइन वैसे ही रहेगा, इधर वाली राइट वाली साइड वैसे ही बड़ी रहेगी, लेफ्ट वाली साइड वैसे ही छोटी रहेगी, यानी 7 छोटा ही रहेगा 9 से। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। फिर आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है? इफ यू मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव नंबर द साइन स्टेज द सेम, इफ यू मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर द साइन फ्लिप्स। इसका अब क्या मतलब है कि अगर आप कोई एक ऑर्डर दिया गया है, कोई एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसमें अगर आप एक पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें उस एक्सप्रेशन को, तो आपका वो एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, आपका वो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सी इज पॉजिटिव, सी बड़ा है 0 से, इसका मतलब है कि सी पॉजिटिव है। अब हमारा यह ऑर्डर क्या है, यह हमारा एक्सप्रेशन क्या है कि 3 1 से बड़ा है, ये हमें पता है।
हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड बाय 4, दोनों तरफ हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया एंड 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमारा क्या आया, 12 बड़ा है 4 से, यानी कि ये वैसे ही रहा, लेफ्ट साइड बड़ी है राइट साइड से और ये वाला साइन भी वैसे ही रहा। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर c छोटा हो 0 से छोटा, हमने नंबर लाइन में देखा था कि 0 से छोटी चीज नेगेटिव होती जाती है, तो अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ तो वो साइन फ्लिप कर जाएगा। जैसे कि इसमें था 3 बड़ा है 1 से और मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -12 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। इसका क्या मतलब बना कि -12 छोटा हो गया 4 से। इधर पहले 3 बड़ा था 1 से, लेकिन इधर -12 छोटा हो गया 4 से, यानी ये वाला जो साइन है हमारा, ये वाला साइन फ्लिप कर गया। अब आप देखें -12 छोटा है -4 से। ये नंबर लाइन में मैंने आपको बताया था कि 0 से इस तरफ जाते जाएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे, तो -12 उस क्वेश्चन के लिहाज से इधर आएगा और -1 या -4 इस तरफ है, तो ये -12 छोटा होगा -4 से। तो ये हमने देख लिया, -4 बड़ा है -12 से। इसी तरह डिवीजन में होगा कि अगर तो पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड होगा तो हमारा एक्सप्रेशन वैसा ही रहेगा, हमारा साइन फ्लिप नहीं करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा साइन फ्लिप कर जाएगा, हमारा साइन चेंज हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव नंबर साइन स्टेज सेम, डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर साइन फ्लिप। उसी तरह होगा कि अगर 20 बड़ा है 10 से, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया इक्वेशन को, या दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया इस एक्सप्रेशन को, 2 कट गया 20 के साथ तो इधर आ गया 10, और 10 कट गया 5 2 के साथ तो इधर आ गया 5, तो 10 5 से बड़ा है, तो ये साइन सेम ही रहा, इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में हमारी फर्क नहीं आया। उसी तरह इस अगर हम नेगेटिव के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन में जो साइन है वो फ्लिप कर जाएगा। इधर हम देखते हैं, अगर 20 को डिवाइड किया -2 से और 10 को भी डिवाइड किया -2 से, तो इधर आंसर आ गया -10 और -5। तो अभी हमने नंबर लाइन में देखा था कि -5 बड़ा होता है -10 से, तो इसलिए ये साइन चेंज कर गया, फ्लिप कर गया। इसी तरह रेसिप्रोकल है कि a अगर b से छोटा है तो उसके रेसिप्रोकल में a ओवर b बड़ा होगा a ओवर c से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 5 छोटा है 6 से, तो अगर हम इसके रेसिप्रोकल लें तो 1/5 और 1/6। इसी तरह अगर हम आप कैलकुलेटर से देखें तो हम देखें कि 1 डिवाइडेड बाय 5 क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 0.2, और अगर हम इसको 1 डिवाइडेड बाय 6 करें तो ये आंसर आ रहा है 1.66। इसका मतलब है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो साइन हमारा क्या कर जाएगा, फ्लिप कर जाएगा। यानी जितने बड़े नंबर से डिवाइड होगा उतना ही आंसर हमारा छोटा आता जाएगा, और जितने छोटे नंबर से डिवाइड होगा उतना ही आंसर हमारा बड़ा आता जाएगा। इस केस में आपने एक चीज याद रखनी है कि दोनों नंबर्स का साइन सेम होना चाहिए। Two numbers a and b must have the same signs, both positive or both negative, then their reciprocals compare signs flips। यानी कि अगर दोनों का साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तभी इस केस में ऐसे होगा कि उनके रेसिप्रोकल्स की दफा इनका साइन फ्लिप कर जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इसमें भी आपने प्रॉपर्टीज बतानी है कौन सी यूज हुई हैं जो फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है आपको उसके अंदर। तो इसमें क्या दिया गया है हमें कि -3 लेस देन है -1 से, तो क्या होगा कि 0 लेस देन होगा 2 से। इसको हमने सोल्व करना है। -3 लेस देन है -1 से। सबसे पहले देखते हैं कि क्या -3 है वो लेस देन है किससे, -1 से। वो हमें पता ही है, मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन में नंबर हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ छोटे होते जाते हैं, तो -3 -1 के लेफ्ट पे है तो वो -3 छोटा होगा -1 से, ये हमें पता चल गया। अब -3 से 0 पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये -3 है और ये 0 है, तो कितने नंबर आगे आने पड़ेंगे, 1 2 3, यानी कि 3 नंबर हमें आगे आने पड़े। और इसी तरह -1 से -2 पे आने के लिए कितने नंबर हमें आगे आने पड़ेंगे, ये -1 है तो -1 से 1 2 3, +2 के ऊपर आने के लिए भी हमें 3 नंबर आगे आने पड़े।
तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन में हमने कन्वर्ट करना है तो हमें 3 को दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। हम इस तरफ आए हैं, पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो हम ऐड करते हैं, और हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो हम माइनस करते हैं। तो हम पॉजिटिव की तरफ आए हैं तो हमें नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कौन से नंबर को, 3 को, क्योंकि दोनों तरफ 3 ऐड होगा तो तभी ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो ये हमने किया -3 और -1 ऐड 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 3 को ऐड किया तो ये इक्वेशन बन गई 3, क्योंकि यहाँ पे जब -3 में 3 ऐड हुआ तो वो 3 पे 0 पे आ गया, और -2 में जब 3 ऐड हुआ तो वो 2 पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया और उस इक्वेशन में या उस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आया। When you add the same number on both sides of an inequality, the comparison does not change. This is called the additive property or order property with respect to addition. यानी कि order की property है, इसमें order था और किस लिहाज से, addition के लिहाज से था। तो हमें पता है कि जब कोई सेम नंबर दोनों तरफ ऐड होगा तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं आता, इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज हुई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को देखते हैं। इफ a इज लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि रेसिप्रोकल में क्या होना चाहिए कि दोनों नंबर्स के साइन सेम होने चाहिए। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, दोनों के साइन सेम है। अगर डिफरेंट होते तो वहां पे लिखा होता, तो दोनों के साइन सेम है तो उसके रेसिप्रोकल की वजह से साइन क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर साइन फ्लिप कर जाएगा। A and B have the same sign, so when two numbers are both positive or negative, taking reciprocals flips the inequality sign. This is the order property with respect to reciprocal. अब reciprocal क्या होता है, अगर कोई भी नंबर A है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/A। अगर कोई भी नंबर 7 है फर्ज कर लो तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/7। यानी उस नंबर को फ्रैक्शन में लिखना है और नीचे लिख देना है, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। तो वो कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं और उनके दरम्यान में कोई भी एक एक्सप्रेशन है ऑर्डर का, और उनके अगर हम रेसिप्रोकल लें और उनके साइन सेम होंगे तो वो जो बीच में उनका ऑर्डर का साइन है वो फ्लिप कर जाएगा। इसका नाम क्या होगा, दिस इज द ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू रेसिप्रोकल्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। इफ a इज लेस देन b देन a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी। ये वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें हमने +3 दोनों तरफ किया था, इसमें हम c को दोनों तरफ प्लस कर रहे हैं। बात वही है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन है उसमें अगर आप कोई सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो उस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। व्हेन यू ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड द कंपैरिजन डज नॉट चेंज। तो इस कंपैरिजन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 पे आते हैं। इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए इज आल्सो लेस देन बी। अब ये वही बात आ गई कि इसमें कह रहा है c ग्रेटर देन 0 है। c ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि c पॉजिटिव है, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी भी इक्वेशन के साथ तो उस इक्वेशन में या उस कंपैरिजन में या उस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए इज आल्सो लेस देन बी। ए इज लेस देन बी है तो अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें सी के साथ जो कि पॉजिटिव है तो वो होगा ए सी आल्सो लेस देन बी, यानी उस कंपैरिजन में कोई चेंज नहीं आया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इफ यू मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव नंबर द साइन स्टेज द सेम, इट्स कॉल्ड द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाता है नाम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 5 में हम देखते हैं। इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। अब ये वही क्वेश्चन है जैसे पिछला पार्ट था, लेकिन इसमें क्या है कि c नेगेटिव हो गया है। तो जब c 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव नंबर है। तो जब नेगेटिव नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो साइन है वो फ्लिप कर जाएगा, ये हमने देखा था अभी। हम सोल्यूशन में आते हैं, हम लेट करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 4 c इज इक्वल टू -2। ये c हमारे पास क्या है, माइनस की वैल्यू हमने ले ली, कोई भी वैल्यू ले ली। अब a अगर b से बड़ा है यानी कि 5 बड़ा है 4 से, तो दोनों तरफ अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कंपैरिजन में तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, और 4 को अगर -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा।
अगर हम दोनों को इसी तरह लिखें कि -10 बड़ा है -8 से, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि -10 स्मॉलर है -8 से, तो -10 छोटा है -8 से। तो ये एक्सप्रेशन में क्या होगा कि हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो जब ये हमारा साइन चेंज हो गया किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट है, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से छोटा होगा। तो ये भी हमने अपना पढ़ा था। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी दो नंबर्स हैं तो उनमें से, उन दो नंबर्स में, इन तीनों में से कोई एक ही केस ट्रू होगा, बाकी दो केस फॉल्स होंगे। तो लेट हम कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 7 है, b इज इक्वल टू 5 है। तो या तो 7 5 से बड़ा होगा, या 7 5 से छोटा होगा, या 7 5 के इक्वल होगा। तो 7 5 के इक्वल तो होता नहीं, 7 5 से छोटा भी नहीं होता, तो 7 5 से बड़ा ही होगा, तो कोई एक ही केस ट्रू होगा। तो इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी अपने प्रॉपर्टी टेबल में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/5। यानी कि वो कह रहा है कि आपने जो गिवन नंबर्स दिए हैं उनके बीच में दो रैशनल नंबर्स और फाइंड करने हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। 1/3 एंड 1/4 के बीच में हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। किसी भी नंबर्स के दरमियान में अनलिमिटेड नंबर्स हो सकते हैं, उनको फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्ज कर लें कि 2 और 4 के दरमियान में हमने कुछ नंबर्स फाइंड करने हैं, दो नंबर्स फाइंड करने हैं। वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो 2.1 भी हो सकता है, वो 2.5 भी हो सकता है, वो 2.55 भी हो सकता है, वो 3.2 भी हो सकता है। कोई भी नंबर, ये सारे नंबर्स इनके सेंटर में आएंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है नंबर फाइंड करने का, दो नंबर्स के दरमियान में कोई नंबर फाइंड करने का बेस्ट तरीका क्या है कि हम एवरेज ले लेते हैं उस नंबर की। तो अगर 2 और 4 के दरमियान में एवरेज लेंगे, तो एवरेज कैसे लेते हैं, उन दोनों को प्लस करेंगे और दो नंबर से तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों के दरमियान में आंसर आ जाएगा। 2 + 4 कितना होता है 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। तो 3 हमेशा 2 और 4 के सेंटर में आता है। तो इस तरह दो नंबर्स का एवरेज लेने से उस दो नंबर्स के दरमियान में हमें एक नंबर मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें 1/3 और 1/4 के दरमियान में दो नंबर्स लेने हैं। तो पहले हम इन दोनों के दरमियान में एवरेज लेंगे, हमें एक नंबर मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स, लेट a इज इक्वल टू 1/3 एंड b इज इक्वल टू 1/4। मैंने इन दोनों को लेट कर दिया समझाने के लिए। तो एवरेज कैसे लेंगे, एवरेज का फॉर्मूला होता है a + b डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जो भी दो नंबर्स की एवरेज लेनी है उन दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें तो एवरेज आ जाएगी। तो अब a की जगह पे a की वैल्यू लिख दी और b की जगह पे b की वैल्यू लिख दी, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब 1/3 + 1/4 डिवाइडेड बाय 2/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, हम इस तरह लिख सकते हैं। जब ये डिवाइड इस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 1/3 डिवाइडेड 1/3 + 1/4 डिवाइडेड बाय 2/1। जब ये डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई वाले साइन में चेंज होगा तो ये 2/1 फ्लिप कर जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले छोटी क्लासेस में। तो जब डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई वाले साइन में चेंज होगा तो ये क्या कर जाएगा, फ्लिप कर जाएगा, ये 2/1 की जगह 1/2 हो जाएगा। तो अब इधर 1/3 + 1/4 को प्लस करना है हमने। तो जब भी दो नंबर्स फ्रैक्शन में लिखे हों तो उनको हम नॉर्मल तरीके से प्लस नहीं कर सकते, उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका क्या है, इजी एंड आसान मेथड क्या है कि जो भी दो नंबर्स का आपने एलसीएम लेना है उसके नीचे जो भी दो नंबर्स लिखे हैं उन दोनों को आप नीचे इकट्ठा लिख लें। यानी ये 3 है तो आपने 3 भी लिख लिया, 4 है तो आपने 4 भी लिख लिया। अब ये देखें, इस नंबर का 3 लिखा था, ये 3 इस 3 से कट गया, तो जो बाकी बचा 4 उसको आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो 4 1 ज़ा 4 वो आपने इधर लिख दिया। इसी तरह ये 4 इस 4 से कट गया, जो नीचे बचा 3 इस 3 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3, तो इधर 3 को ऊपर लिख दिया। ये एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका है। कैसे एलसीएम लेना है एक बारी फिर समझ लें।
कि कोई भी दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स को आपने नीचे लिख दिया इस तरह करके। अब जो पहले वाला नंबर था वो पहले वाले के साथ कट गया, जो बचा उसको पहले वाले के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उधर लिख दिया। इसी तरह दूसरे केस में आपने करना है कि जो 4 है वो 4 इस 4 के साथ कट गया, जो बचा उसको आपने उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपने इधर लिख दिया। ये एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका है और इजी आसान मेथड है एलसीएम लेने का। ये किया और 1/2 वैसे ही रहा। अब 4 + 3 कितना होता है 7 और 4 3 कितना होता है 12, ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 1 7 आ गया, 12 2 24 आ गया। ये पहला नंबर आ गया एवरेज का हमारा, जिसको हमने कह दिया फर्स्ट नंबर है। यानी कि हमारे 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में जो नंबर आया वो नंबर आया 7/24। अब हमने सेकंड नंबर लेना है हमें, क्योंकि उसने कहा है कि आपने दो नंबर बताने हैं। तो हमारे पास 7/24 आ गया। अब जो 7/24 है ये मिड में आएगा। अभी जो 7/24 है ये दरमियान में आएगा 1/3 के एंड 1/4 के, इनके दरमियान में हमने एक नंबर फाइंड करना था, उनका एवरेज लिया और ये हमें एक नंबर फाइंड हो गया। तो ये नंबर आ गया 7/24। ये इन दोनों के दरमियान में एक रैशनल नंबर आ गया। अब हमें एक और नंबर चाहिए, तो या तो हम फिर इन दोनों नंबर्स का एवरेज ले सकते हैं या हम इन दोनों नंबर्स का एवरेज लेंगे। इधर मैंने नीचे इन दोनों नंबर्स का एवरेज ले लिया 7/24 एंड 1/4। इसका एवरेज वैसे ही लेंगे कि a + b/2। तो ये a + b/2 वैसे ही लिख दिया। ये वैसे ही 2 इधर डिवीजन वाले साइन में लिखा। जब ये डिवीजन वाला साइन मल्टीप्लाई वाले साइन में चेंज हुआ तो ये फ्लिप कर गया वैसे ही। इधर आ गया 7/24 + 1/4। अब इधर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि इनका एलसीएम लेना है आपने। एलसीएम लेने का आसान तरीका जो मैंने आपको भी बताया कि जो दो नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स को वैसे ही नीचे लिख दिया। ये 24 के साथ कट गया, जो बचा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 4 28, ये 28 आ गया। इसी तरह इधर किया कि 4 4 के साथ कट गया, जो बचा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 24 1 24 आ गया। एलसीएम लिया गया। बहुत आसान तरीका है इस तरह एलसीएम लेने का और जल्दी लिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, 28 को 24 में प्लस किया तो 52 आ गया। 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ। इसको हम अब ये 2 इस 52 के साथ कट गया तो इधर 26 आ गया। 2 1 2, 2 26 52। तो ये आ गया ऊपर 26/96। इसको फर्दर आप 2 के साथ काटेंगे तो ये आ जाएगा 13/48। तो ये दूसरा हमारा नंबर आ गया जो उन दोनों नंबर के सेंटर में हमने लेना था। तो ये हमारा नंबर आया 13/48। तो अब हमारा नंबर बन गया 1/3 था, 1/4 था। इनके दरमियान में एक नंबर हमने लिया था 7/24 लिया था, जो इन दोनों का एवरेज था। अब इन दोनों के एवरेज के बीच में एक नंबर हमारे पास आ गया 13/48। तो ये 1/3 और 1/4 के दरमियान में दो नंबर्स हमने ले लिए। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में हमने 3 और 4 के दरमियान में दो नंबर्स लेने हैं। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो उसी तरह करेंगे कि टू फाइंड द टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स की एवरेज लेंगे। इधर आसान है एवरेज लेना फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस में नहीं है। 3 में 4 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला नंबर हमारे पास आ गया 7/2। जो 7/2 है ये 3 और 4 के दरमियान में आ गया 7/2। ये एक नंबर हमने ले लिया। अब दूसरा नंबर लेने के लिए हम इन दोनों नंबर्स का एवरेज ले सकते हैं या इन दोनों नंबर्स का एवरेज ले सकते हैं। तो मैंने इन दोनों नंबर्स का एवरेज लिया यहाँ पे। फॉर सेकंड नंबर वी फाइंड द एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4। इन दोनों नंबर्स का एवरेज लिया। तो एवरेज कैसे लेंगे इन दोनों नंबर्स का, पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यही 2 जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 के साथ फ्लिप कर जाएगा, जैसे पहले पिछले दोनों पार्ट्स में हमने किया।
तो इधर क्या आ जाएगा 7/2 +1 +4। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे क्या होता है 1, जिसके नीचे कोई चीज़ नहीं होती उसके नीचे 1 होता है। एलसीएम लिया, वही एलसीएम लेने का तरीका है कि 2 भी लिख दिया और 1 भी लिख दिया हमने। 2 2 के साथ कट गया, जो बचा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 लिख दिया। 1 1 के साथ कट गया, जो बचा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 लिख दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी 7 + 8/2 × 1। 7 + 8 कितना बना 15 और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2। बाहर 1/2 वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा था। 1 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा 15/4। ये हमारा सेकंड नंबर आ गया। तो एक नंबर हमारा आ गया 7/2 और दूसरा नंबर हमारा आ गया 15/4। इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 में 3/5 एंड 4/5 है। इन दोनों के दरमियान में भी हमने दो रैशनल नंबर्स लेने हैं। उसी तरह ही करेंगे कि पहले हम इन दोनों का एक एवरेज ले लेंगे। इन दोनों के एवरेज के लिए लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 इधर आके 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे पहले पिछले दोनों पार्ट्स में हमने किया है। तो 3/5 वैसे रह गया, प्लस 4/5 रह गया, ये मल्टीप्लाई होकर ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो फ्लिप कर जाएगा। 2/1 था तो इधर 1/2 हो जाएगा फ्लिप करेगा तो 3/5 प्लस 4/5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हम नीचे 5 लिख देंगे, एक कॉमन लिख दिया। 5 1 ज़ा 5। तो जब हम इसे 5 5 कॉमन लेंगे तो 5 लिख दिया। 5 1 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3 आ गया। 5 1 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4 आ गया। तो 3 और 4 ऊपर वैसे ही आ गया, नीचे 5 है, आ गया एलसीएम। तो जब इनको प्लस किया तो 3 + 4 7 हो गया और 5 नीचे वैसे ही आ गया। 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था तो 1 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7/10 आ गया। ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। ये हमारा फर्स्ट नंबर जो आया है ये इन दोनों के दरमियान में आया है। अब हम क्या करेंगे, ये पहला नंबर हमारा था 3/5 और 4/5। इनके दरमियान में हमें एक नंबर मिल गया 7/10। अब या तो हम इन दोनों नंबर्स का एवरेज ले सकते हैं या इन दोनों नंबर्स का एवरेज लेंगे। अगर इन दोनों नंबर्स का एवरेज लेंगे तो हमें यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा। अगर इन दोनों नंबर्स का एवरेज लेंगे तो हमें यहाँ पे एक एवरेज मिल जाएगा। अगर इन दोनों नंबर्स का एवरेज लेंगे तो हमें यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा। तो हम इधर 7/4/4/5 हम इन दोनों नंबर्स के दरमियान में फिर एवरेज लेंगे। वैसे ही एवरेज आएगा, दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, इस तरह करके। तो ये दोनों नंबर्स को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, ये 2 फिर बाहर आ गया और बाहर आके फ्लिप हो गया, 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 7। जब 7/10 और 4/5 का एलसीएम लेंगे तो नीचे 10 और 5 दोनों लिख देंगे। ये 10 10 के साथ कट गया, ये 5 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 35 आ गया। इसमें 5 5 से कट गया, ये 10 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 40 आ गया। तो इस तरह करके हमारे पास ऊपर आ गया 35 + 40 और नीचे आ गया 10 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आ गया 35 को 40 के साथ प्लस किया तो 75 और 10 5 सा 50 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ। फिर जब फिर 175 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। इसको हम काटेंगे, पहले 25 से काटा, इसको हम काटेंगे, पहले 25 से काटा तो 25 इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 15 ज़ा 75, 5 20 ज़ा 100, तो 15/20 आ गया। इसको फर्दर फिर 5 के साथ काटा, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, तो हमारा फाइनल आंसर 3/4 आया।
3/4 हमारे पास दो नंबर आ गए। एक पहले नंबर आया था हमारे पास 7/10 और दूसरा नंबर आ गया 3/4। तो हमारे पास जो गिवन नंबर थे वो थे 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के दरमियान में हमने नंबर फाइंड करना था, तो एक नंबर हमने इन दोनों के एवरेज फाइंड कर लिया था 7/10 और दूसरा नंबर हमने फाइंड किया 3/4। तो ये इन दोनों के दरमियान में दो नंबर हमें जो फाइंड करने थे हमने फाइंड कर लिए।